देख रहे हैं चैनल 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो जुलाई 3 बड़ी खबरों का सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। जीएसटी दरें कम होने पर बीजेपी से बचत उत्सव के रूप में मना रही है। इसी क्रम में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज बाजार पहुंचकर व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी घटने से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है, बाजार में एक मजबूती आई है। वहीं उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी और लोगों से बातचीत की। कुआवाला देहरादून में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें उन्होंने व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने सभी से जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा कर उनका फीडबैक भी लिया। सीएम ने कहा कि सभी जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं और इससे बचत होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी का परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। दुकानदारों ने कहा कि अब उनकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को। जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था और तब से जो अनेक प्रकार के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। इसने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000 से लेकर 49,000 करोड़ से ले बढ़कर के आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो
ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई हैं, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुआवाला देहरादून में 2027 मिशन हैट्रिक पर केंद्रित राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पीएल संतोष और सीएम पुष्कर सिंह धामी और संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों ने 2027 में मिशन हैट्रिक को लेकर कार्य योजना पर चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। उन्होंने आगामी चुनावों में जीत का दावा भी किया। मैं आप सभी को शक्ति की उपासना, नवरात्र चल रहे हैं, उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सभी के लिए आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज इस विशिष्ट कार्यशाला में हमें देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का अपना मार्गदर्शन देने वाले हमारे कुशल संगठन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय बीएल संतोष जी देश के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने हमेशा सहज भाव से, सरलता से, अपने विचार से हम सब लोग उनके समक्ष, हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता सुझाव और समस्याएं साझा कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी चरे वेती के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का हमको गौरव प्राप्त हो गया है। आज के इस अवसर पर ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन में नया दायित्व ग्रहण करने वाले सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा की अपनी तथा प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता साथियों को, आप सभी को हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने लिए तो खाली हो जाते, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ऊर्जा और उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ न केवल संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि केंद्र और जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें अपना अमूल्य योगदान देंगे। साथ ही जैसा अभी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि मिशन 2027 और 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में ही नहीं, देश में भी प्रचंड विजयश्री दिलाने के लिए तन, मन और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस विजयदशमी पर हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गौरवशाली यात्रा के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ये केवल एक शताब्दी पूर्ण होने का उत्सव नहीं है, बल्कि उस अखंड
साधना का स्मरण भी है, जिसके बल पर संघ ने राष्ट्र को विचार और संस्कार से जोड़ने का कार्य किया है। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे वैचारिक संगठन के सदस्य हैं जिनके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम हमेशा रहा है। जिस प्रकार वटवृक्ष अपनी गहरी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जड़ें संघ की विचारधारा और समर्पित कार्यकर्ताओं की तपस्या से सींची गई है और यही हमारी संगठनात्मक शक्ति का मूल आधार है। साथियों, संघ की प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक जो स्थान हमारे उपेक्षित रहे, हमारा गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, आज न केवल उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। और आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका पूरे विश्व के अंदर गर्व से लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में नव निर्माण या मास्टर प्लान पर काम होना हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हुए, महाकाल लोक का निर्माण हो, हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया और संवारा जा रहा है वो भूतो न भविष्यति। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, 2027 में मिशन हैट्रिक पर संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। आखिरकार इसका मकसद सरकार का क्या कुछ रहेगा और आखिरकार क्या विजन की तैयारी है? देखिए, नीचे प्रांतीय जो परिषद की बैठक आज भारतीय जनता पार्टी की देहरादून में हुई है, उसकी अगर हम बात करें तो 2027 सीधे तौर पर विजन समझा जा सकता है। इसके चलते जो है जो नए पदाधिकारी थे, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी के हों, चाहे फिर वो जिला कार्यकारिणी के हों, या फिर जो है ये कहा जाए कि जिनको जिला प्रभारी की हाल ही में जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनकी हो, उनको सभी को जो है इस कार्यशाला में बुलाया गया था। उस कार्यशाला में उनको जो है उनका मार्गदर्शन किया गया है, उनको बताया गया है कि किस तरह से जो संगठन की नीतियां हैं उनके साथ काम करना है, जो सरकार की नीतियां हैं उन पर किस को जन तक किस तरह से पहुंचाना है। इस पर पूरे पहलुओं पर जो है कहीं ना कहीं, चाहे राष्ट्रीय मंत्री संगठन की बात के बीएल संतोष जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जो है उनका मार्गदर्शन किया है किस तरह से नई ऊर्जा के साथ काम करना है। युवाओं को पूरी तरह से वहां जो कार्यशाला में मौजूद थे, जो नए पदाधिकारी थे, उनको बताया कि किस तरह से पार्टी के लेवल पर जो है जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको किस तरह जन जन तक पहुंचाना है। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे जन तक पहुंचाना है, संगठनात्मक कैसे कार्य जनपद स्तर पर होने हैं, मंडल स्तर पर होने हैं और बूथ स्तर तक किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है। इस पर तमाम चर्चाएं जो है वहां पर हुई है। इसमें अगर हम बात करें तो प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी भी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना वहां पर जो है संबोधन दिया और समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से जो है लगातार जो कहीं ना कहीं पार्टी है वो किस तरह से लेवल पर काम कर रही है, सरकार में होकर के किस तरह से लगातार लोगों की जन भावनाओं से जुड़े मुद्दों को लाया जा रहा है, किस तरह से उन पर काम किया जा रहा है। उन्होंने नकल विरोधी कानून का भी व्याख्यान किया, यूसीसी का व्याख्यान किया। इसके साथ साथ जो है अनेकों योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से हम लगातार जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो योजनाएं हैं इनको समझना होगा, उनको समझने के साथ साथ जनता तक किस तरह से पहुंचाना है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो है नए पदाधिकारियों के कांधे पर है और आपको रखना है कि किस तरह से जो है इस जिम्मेदारी को आप जो है जन जन तक पहुंचाते हैं, बूथ स्तर तक किस तरह से पार्टी को मजबूत करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है 2027 के मिशन पे हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी जो है लगातार जो है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रही है, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन कर रही है कि किस तरीके से जो पार्टी के कार्यक्रम है किस तरह से उन पर काम करना है, बूथ लेवल तक किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। और दिलचस्प बात ये रही कि जिस तरह से अभी हाल ही में जिला पंचायत चुनाव हुए उस दौरान जो एक बड़ी टीम जो है जीतकर भाजपा में आई है, वो ये कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, ये सभी जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लेवल पर काम करेंगे, उनके साथ जुड़कर काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बड़ा खेमा भी हमारे साथ जुड़ा है, तो यानी कि आने वाले वक्त में जो है जो
हैट्रिक की बात हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल, हैट्रिक विजन के साथ ही बहुत बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकारिणी का गठन होता है, संगठनात्मक तौर पर यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा होती है और इस चर्चा के जरिए 2027 के टारगेट को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। अब नए प्रभारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, आखिरकार इसके जरिए 2027 का टारगेट क्या कुछ रहेगा, उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी के तहत इस बार ये प्रभारी नियुक्त किया गया है? देखिए, अगर इस पूरे कार्यशाला का अगर हम पूरा आकलन करें तो किस तरह से देखा जाए कि जो पदाधिकारी हैं उनको वहाँ पर बुलाया गया और उनको कार्यशाला में जो है पार्टी की नीति और संगठन की नीतियों से अवगत कराया गया कि किस तरह से पार्टी लेवल पर काम होता है, किस तरह से संगठन में रह करके काम किया जाता है और किस तरह से सरकार चलाने का काम होता है। तो तीनों चीज़ों को उनको समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण होता है। जब नया कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ आता है तो उनको किस तरह से काम करना होता है इसकी जानकारी कम होती है, लेकिन वह जानकारी जो है पार्टी के जो पदाधिकारी है, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो देने का काम करते हैं, जो उस बूथ लेवल से होकर के गुजरे हैं, जिन्होंने एक एक जिम्मेदारी को संभाला है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं वो इसलिए यहाँ पर पहुंचे थे, और चाहे प्रदेश प्रभारी की बात हो, चाहे प्रभारी की बात हो, चाहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, ये तमाम लोगों का संबोधन हुआ है उस दौरान। और ये कार्यशाला जो है लंबे चलनी है, इसमें जो है लगातार जो है अलग अलग जो संबोधन हो रहे हैं पदाधिकारियों की, वो अपना अपना जो है अनुभव उसमें साझा कर रहे हैं कि किस तरह से हम सरकार को बना सकते हैं। और निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कहीं ना कहीं जोर जो दिया जा रहा है वो इसी बात पर दिया जा रहा है कि अपने बूथ को मजबूत करना है। ये कहा जा रहा है कि जिसने बूथ अगर जीता तो पार्टी के हर एक बूथ जीतने के साथ साथ पार्टी बड़े लेवल पर जीत जाती है। तो बूथ को जिताने के लिए किस तरह से काम करना है, बूथ तक पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, उसी पर पूरा फोकस जो है इस कार्यक्रम का है। और सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि अब बिगुल बच चुका है 2027 का, और अब पार्टी जो है कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करके बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए मन बना चुकी है, ताकि बूथ लेवल तक जो है मजबूत और बूथ जीतने के साथ साथ पार्टी जो है ट्रिपल जो उसमें आए और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल योगेश, बूथ स्तर से यानी कि जड़ से मजबूत यहाँ पर सरकार को किया जा रहा है, क्योंकि 2027 में वो बूथ लेवल की मजबूती इस वक्त बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि बूथ स्तर से ही जनता को जोड़ा जाएगा, उनको योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा और उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो कि अपने आप में 2027 के जो टारगेट है उसको क्लियर करने में मदद देगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए HNN 24/7। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लें, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और 3 बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंदौली के नौगढ़ विकास खंड के देवरी कला में स्थित राजकीय उच्चतरीय माध्यमिक विद्यालय और परिषदीय विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। शिकायतों के बाद भी जांच के लिए पहुंचे एसडीएम विकास मित्तल ने स्कूलों की लेजर व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सुबह 8:30 बजे स्कूलों का दौरा करने पर एसडीएम ने पाया कि स्कूलों के दरवाजों पर ताला लटका हुआ है और बच्चे बस्ता लटकाकर इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि शिक्षक निर्धारित समय से 40 मिनट देर तक पहुंचे हैं। इस लापरवाही पर एसडीएम ने शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाई और अनुपस्थित शिक्षकों को अनुपस्थित दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, माध्यमिक और परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की मनमानी का ये रवैया कब से चला आ रहा है? निशी, मैं बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पे ये तहसील नौगढ़ बसा हुआ है, जिसके चारों तरफ पहाड़ी और जंगल है। यहाँ पे अगर शिक्षा के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर जो शिक्षक है और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इनके रवैये से पूरा जो वनवासी पूरा क्षेत्र है, जंगल इलाके में जितने बसे लोग हैं, वो पूरा शिक्षा से कोसों दूर रहते हैं। इसकी शिकायत जब लगातार जब मिल रही थी तो वहाँ पे एसडीएम विकास मित्तल ने देवरी कला और औरवाटाड़, चिकनी जैसे परिषदीय विद्यालय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैसे जगहों पे इन्होंने सुबह 8 बजे से जांच करना शुरू किया। 8:30 और 8:40 तक बहुत ऐसे विद्यालय थे जो सरकारी विद्यालय हैं, उसमें शिक्षक उपस्थित नहीं थे। और देवरी कला में तो टोटल शिक्षक ही नहीं थे, तो उसमें सारे लोगों को एब्सेंट करने की बात संस्तुति लिखकर डीएम साहब को प्रेषित कर दिए हैं। एसडीएम साहब के जो द्वारा जानकारी मिल गई है। निशी, ये मैं बताना चाहूंगा कि जो नौगढ़ जो विकास खंड है उसमें लगभग 42-43 गांव हैं, उसमें सैकड़ों परिषदीय विद्यालय हैं। अगर इसके बारे में अगर स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा जाए तो शिक्षक की लापरवाही बहुत बड़े पैमाने पे होती है। अगर खंड शिक्षा अधिकारी की बात की जाए तो इसमें अगर खंड शिक्षा अधिकारी को फोन किया जाए, शिकायत किया जाए, इनके बारे में सरकारी स्कूलों के बारे में अगर जानकारी दी जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी बहुत ही ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी संलिप्तता कहीं न कहीं उजागर हो रही है। लेकिन धर्मेंद्र, ये लापरवाही अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि एसडीएम की उपस्थिति यहाँ पर जब हुई तो जो नजारा देखने को मिला वो बेहद भयावह था कि 40 मिनट देर तक यहाँ पर शिक्षक पहुंच रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कंधों पर बस्ते लटके हुए हैं बच्चों के। आखिरकार अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्या कई और ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर एसडीएम ने सीधे निरीक्षण किया हो? निशी, मैं बताना चाहूंगा कि जो एसडीएम विकास मित्तल सर हैं वो बराबर कंटिन्यू शिकायत मिलने पर धरातल पे जाके वो जांच कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि वो जो भी शिक्षक लापरवाही में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट और बिल्कुल साफ ये मैं कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा विभाग है, जो उनका खुद का विभाग है, जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे तो दूसरा अन्य विभाग के लोग या सरकारी अधिकारी कर्मचारी
उनके पास जब पर्याप्त समय मिलेगा तब तो उस विद्यालय के बारे में जांच करेंगे और परखेंगे, उस पर कार्रवाई करने की बात करेंगे। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जो स्थिति है, जो शिक्षा विभाग की बात करती, तो मैं एचएनएन 24 न्यूज पे इसके पहले मैं मजगावा मतलब लगभग दर्जनों गांव में हम लोगों ने खबर चलाया था मीडिया के माध्यम से, और इसमें डीएम साहब को भी संज्ञान में लिया था, जिसमें एक महेंद्र पाड़े हैं, उनको लगभग 10 बिंदुओं पर एबीएससी और एसडीएम द्वारा जांच की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो शिक्षक आज भी उसी जगह पे। ठीक है, लेकिन अब धर्मेंद्र क्या कुछ होगा और क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या उसके बाद भी ये शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है या नहीं, इस पर नजर बनाए रखिएगा। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।